मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो मैंने आपको वीडियो दिया था गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी यानी स्वशासन और लोकतंत्र, कल इसको मैंने 4 भागों में बांटा। अभी कल मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस के ऊपर मैंने आपको 8 पॉइंट दिए थे। प्रत्येक चीज की जानकारी को डिटेल में जानना, इट मीन्स यह है कि वह आपके मस्तिष्क के पटल पर चिरस्थायी बनी रहे। हमने कल 8 पॉइंट दिए थे। 8 पॉइंटों में 4 पॉइंट अति महत्वपूर्ण जो थे उनके ऊपर आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमने कल यह भी देखा था कि गुड गवर्नेंस के ऊपर बात हो रही है और आज भी गुड गवर्नेंस के ऊपर बात होगी। कल के वीडियो में जैसा टॉपिक है गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के ऊपर हम विस्तार को लेकर चलेंगे। आज हम केवल गुड गवर्नेंस के जो मैंने 8 पॉइंट दिए थे उनमें से हम जो आपको 4 पॉइंट देने जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि इसमें कल बताई गई गुड गवर्नेंस में 4 बातें मुख्य रूप से निम्न है। नंबर 1, लोकाचार, इसे इंग्लिश में इथोस के नाम से जानते हैं, और इथोस का मतलब है नागरिकों के प्रति सेवा। दूसरा है नैतिकता, इसमें ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी मॉरलिटी में ईमानदारी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इक्वलिटी, यानी समानता। समानता के तहत नागरिकों के साथ साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। और चौथा पॉइंट इसका अति महत्वपूर्ण है कार्य कुशलता, दक्षता। इसका मतलब संसाधनों का प्रभावी तरीके से प्रयोग करके सेवा प्रदान करना। और हमने कल आपको ये भी बताया था कि इसमें एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन को क्षति नहीं होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग तो करें आप, लेकिन एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण को क्षति किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा हमने देखा कि किस तरीके से समाज को सेवा प्रदान की गई, इसी को हम गुड गवर्नेंस यानी सुशासन यानी स्वराज्य के नाम से जानते हैं। अब गुड गवर्नेंस में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो पॉइंट है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 73वां और 74वां है, और इसके द्वारा लोगों को अधिक से अधिक सरकार में भागीदार बनाया गया। कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रलाइज पावर थी, जो गवर्नमेंट के हाथ में थी, उसे डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत करने का काम किया गया। और उस विकेंद्रीकरण में हमने देखा कि 73वें 74वें संविधान संशोधन में, जिनमें पंचायती राज्यों से संबंधित है ये, इनमें लोगों को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट यानी भागीदार बनाया। इसके अलावा वैधानिक निकाय भी बनाई, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सुशासन के लिए है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इत्यादि आयोग।
हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि जितने भी आयोग महत्वपूर्ण हैं उनकी हम पर चर्चा आगामी समय में डिटेल में जरूर करेंगे। इसके अलावा 90 के दशक में सिटीजन चार्टर भी यह बात उठी, प्रशासनिक आयोग की समीक्षा के लिए आयोग गठित किया गया, कंप्यूटराइज्ड लोक शिकायत की गई, उनके उपचार किए गए, निगरानी प्रणाली को अपनाया गया, सिविल सेवा में सुधार के लिए कार्य किए गए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 2003 में किया गया और सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया और सूचनाओं के डिजिटलीकरण और सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाएंगी। अब इतने सबसे यानी हमने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना, सिटीजन चार्टर की भी बात उठी, प्रशासनिक आयोग की समीक्षा के लिए आयोग गठित किया गया, कंप्यूटराइज्ड लोक शिकायत भी लाई गई और उसका उपचार भी किया गया, निगरानी प्रणाली को यानी सेंट्रल विजिलेंस को यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया 2003 में, सिविल सेवा में सुधार के लिए समिति का भी गठन किया गया, सूचना का अधिकार भी लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भी लाया गया और सूचनाओं के डिजिटलीकरण और सेवाओं के सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि जनता को राहत मिले, जनता अपनी भागीदारी को राष्ट्र के प्रति सुनिश्चित करे और जब राष्ट्र के प्रति जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है तो हम 140 करोड़ है और 140 करोड़ जब अपनी अधिकारों का प्रयोग अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए करेंगे तो ये भारत नहीं होगा, ये विश्व का एक वह मंच होगा जहाँ पर राम राज्य होगा। यानी राम राज्य का दूसरा तात्पर्य सुशासन से भी है, गुड गवर्नेंस से भी है और इस गुड गवर्नेंस के द्वारा हम एक शब्द में कह सकते हैं कि गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक यानी नागरिक केंद्रित बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए, यानी जनता के भलाई के लिए काम किया जाना चाहिए। जो हमारी नीति निर्देशक तत्वों में जो जानकारियां दी गई हैं उनको वास्तविकता के धरातल पर उतारना चाहिए। जो हमारे मूलाधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उनको जनता के संदर्भ में संरक्षित अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। यही तो असल में सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। अब प्रश्न उठता है कि सुशासन में बाधाएं क्या हैं? सुशासन द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने सिटीजन सेंट्रिक गुड गवर्नेंस के नाम से एक रिपोर्ट जारी की और इस आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, जो कि 31 अगस्त 2005 में यह आयोग गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। अब इसमें सुशासन में बाधाएं क्या क्या हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। नंबर 1, लोक सेवक की अभिव्यक्ति मूलक समस्याएं। इसमें चिंता जाहिर की गई कि लोक सेवाएं और प्रशासन बहुत निष्ठुर है और ये बहुत ज्यादा अपने तक सीमित हो गया है, यानी इसका नजरिया नागरिकों के प्रति उदासीन हो गया है। यह सुशासन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अब आप देखिए कि लोक सेवक यानी सिविल सर्वेंट यानी जिला अधिकारी से लेकर आगे तक के पद, उसका नजरिया एक नैरो माइंड में बदल गया है। वह ये समझने लगा है कि वह राया है, लेकिन संविधान में उसको हमने केवल एक दर्जा दिया है। वो दर्जा ये दिया है कि वो सिविल सर्वेंट है और उसका नजरिया जनता के प्रति उदासीन हो गया है। ये सबसे बड़ी, ये मैं नहीं कह रहा, ये द्वितीय सुधार जो आयोग बना था जिसके वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस 5 पॉइंटों को इंगित किया है जिसको जानना बहुत जरूरी है। जवाब देता था वह
दोषी सरकारी सेवक के प्रति शायद ही कोई कार्रवाई होती है। अब मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बताता हूं। मेरे काम के लिए एक एसडीएम साहब थे फिरोजाबाद में। उन्होंने दूसरे व्यक्ति से अपनी नैतिकता को ताक पर रखते हुए दूसरे व्यक्ति से 8 लाख रुपए ले लिए और उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी करने के बाद उनकी मैंने शिकायत भी की, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लौट फिर कर वही शिकायत उसी डिपार्टमेंट में पहुंची और डिपार्टमेंट को डिजर्व कर गया। मामला वहीं पर समाप्त हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वीरप्पा मोइली साहब ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता का अभाव दोषी सरकारी सेवकों यानी कल्प्रिट हैं जो वो उनके प्रति शायद ही कोई कार्रवाई होती है। ऐसा कभी कभार होता है जब उन्हें दंड दिया जाता है माइन्यूटली, या किसी बहुत बड़े मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री से उस लोक सेवक का पंगा हो जाए, तब ही वह कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा और वह कम होती है। तो उसके प्रति मतलब जनता के प्रति उसकी जवाबदेहिता नहीं है। और यही कारण है कि सरकार के भीतर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम जो है वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं है। अब है लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म। नौकरशाही में यह हमेशा आशा की जाती है कि हमेशा नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन सरकारी सेवक तो खुद को नियम मानते और प्रक्रिया मानने लगती है। इस तरीके से लाल फीताशाही रेड टेपिज्म भारत में बहुत ज्यादा शीर्ष स्तर पर चल रहा है। आपको ध्यान होगा जब 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने जब लाल किले के प्राचीर से जब तिरंगा फहराया था, तो उन्होंने कहा था कि आज से ये सभी जो खाकी वर्दी वाले हैं ये आपके नौकर हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने यह संबोधित करते हुए लाल किले के प्राचीर से कहा था। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि सुशासन में यही रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है। और इसलिए वीरप्पा मोइली साहब ने कहा कि नौकरशाही से यह हमेशा आशा की जाती है कि वह हमेशा नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन सरकारी सेवक खुद को नियम और प्रक्रिया मानने लगे हैं। अब चौथा पॉइंट वीरप्पा मोइली साहब ने कहा कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर है। नागरिक पढ़े ही नहीं है। नागरिक को हमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे राइट क्या क्या है। नागरिक को ये तो बता दिया कि यू आर द बेस्ट वोट बैंक ऑफ आवर लीडर। उस समय लीडर भी आपकी चाटकारिता करने में लग जाएंगे। नागरिक को ये तो बता दिया कि आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन नागरिकों को ये नहीं बताया कि इसके अलावा नागरिकों के अधिकार महोदय कौन कौन से हैं। नागरिक इसके प्रति जागरूक नहीं है, उसे नहीं मालूम है। अभी किसी का मोबाइल खो जाए या सिम खो जाए तो वो थाने में जाता तो थाने में 100 रुपये उससे ले लेते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह कि हमारे अंदर यानी हम नागरिकों के अंदर अवेयरनेस का अभाव है। हमारे अधिकार हमको खुद नहीं मालूम है। इसलिए वीरप्पा मोइली साहब ने कहा था नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर। ये लोग नागरिकों को जागरूक नहीं होने देते हैं और ये अपने को आका, साहब इत्यादि शब्दों से, माई बाप इत्यादि शब्दों से संबोधित कराते हैं। ये भी एक भारत में गुड गवर्नेंस में सबसे बड़ा घातक पॉइंट है। कानून और नियमों का प्रभावी रूप से लागू ना होना। कानून और नियम प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है। आपकी गाड़ी को पकड़ लिया पुलिस ने, कोई बात नहीं। आपका चालान काट दिया, कोई बात नहीं। वहीं पर पीछे महोदय आए, उनकी गाड़ी पे कोई चालान नहीं काटा। जब आप देखेंगे क्योंकि उनकी गाड़ी में या तो उनके घर में कोई एमएलए, एमपी, प्रधान जी इत्यादि एक बड़े बड़े नेतागण हैं,
जिसकी वजह से उनकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, जबकि वह व्यक्ति की गाड़ी को हाथ लगा दिया जिसके घर में कोई नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी मतभेद किया जा रहा है कि उसके संग में अलग उपचार और उसके साथ में अलग उपचार। तो इस तरीके से वीरप्पा मोइली साहब ने कहा था कि कानून और नियमों का प्रभावी रूप से लागू न होना, और भारत में सभी नागरिक समान है, हमें सिटीजन ऑफ इंडिया मिली हुई है, ना कि हम किसी राज्य के नागरिक हैं। हमारे अधिकार, हमारे संरक्षण, हमारा सब कुछ हमारे संविधान में निहित है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है। इसके पीछे ये सभी तत्व प्रभावी सिद्ध हो जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं गड्ढे में डालने का काम शुरू कर देते हैं। सुशासन की गुणवत्ता को मापने का कोई एक कारण नहीं है, फिर भी सुशासन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को तो देख नहीं सकते आप कि सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेकिन सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें होती कौन कौन सी होती हैं? कानून की संरचना ठोस है, ठीक है साहब। कानून का क्रियान्वयन कितना उचित प्रभावी ढंग से है। कोई सरकारी अमला कानून का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अच्छी तरीके से करता ही नहीं है। वह सेवा शुल्क ले लेगा तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, सेवा शुल्क नहीं लेगा तो आपको दफ्तर के चक्कर लगवाता फिरेगा, किसी भी कार्य के लिए इतना परेशान कर देगा कोई ना कोई टिप्पणी करके कि आप उस काम को कर ही नहीं सकते। इसलिए कानून की क्रियान्वयन कितना उचित प्रभावी ढंग से है ये नहीं इसमें वर्णित है। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं जो भी कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं वे कितने ईमानदार और दक्ष हैं, उनके अंदर ईमानदारी देखी नहीं आ सकती। कभी भी किसी ने पूछा कि एक जिलाधिकारी महोदय पे इतनी परिसंपत्तियां कहाँ से आई? नहीं, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है, वो अपनी संपत्ति को कहीं ना कहीं से बचा कर अपने प्रिजर्व कर लेते हैं। तो एक जिला अधिकारी या एक एसडीएम या नायब तहसीलदार ले लो या सरकार का कोई भी मुलाजिम ले लो, चपरासी भी ले लो, है ना, विकास प्राधिकरण में है कोई व्यक्ति है तो वो भी तमाम पैसे कमा रहा है। सेवा शुल्क या ऑनेस्टी नाम की चीज इन्होंने खुटी पर टांग रखी है। तो इन्होंने वीरप्पा मोइली साहब ने कहा था इसके अलावा सरकारी संस्थाओं में जो भी कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं वो कितने ईमानदार और दक्ष है यह भी देखना होगा। तीसरी बात उन्होंने कही आधुनिक प्रौद्योगिकी को कितना अपनाया गया। ठीक है था, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना लिया। अब आप यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाइए, जन सुनवाई नाम से पोर्टल है। जन सुनवाई पोर्टल पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आपने वहां पर कोई शिकायत की, शिकायत करने के बाद वह शिकायत वहां से रेफर हुई, वह उसी अधिकारी के पास में वो शिकायत आएगी। अधिकारी उस शिकायत को थाने में भेज देगा, थानेदार उस शिकायत को गोलमोल भेजेगा, गोलमोल करने के बाद वो फिर पोर्टल पर डाल दी जाएगी और कह दिया जाएगा आपकी शिकायत का निस्तारण हो चुका है। जब आप फिर कहेंगे, फिर आपके पास फोन आएगा कि मेरी शिकायत, क्या आपकी जो शिकायत का निस्तारण हुआ वो सही हुआ है, तो आपने फिर ऑब्जेक्शन लगा दिया, नहीं हुआ, फिर वो शिकायत वहीं पे आएगी। आप खुद में, मैं विश्वास के संग कह रहा हूँ, आप खुद में इतने परेशान हो जाओगे कि उस पोर्टल को देखना ही छोड़ दोगे और यूँ कहोगे कि हाँ ठीक है सब छोड़ो, इसको अलग जाने दो। तो इसके अलावा उन्होंने वीरप्पा मोइली साहब ने कहा था कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का कितना अपना गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, लेकिन उसका वास्तविकता के धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। सूचना के अधिकार को कैसे लागू किया जा रहा है ये भी देखना पड़ेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का सिटीजन चार्टर को लेकर कितनी जागरूकता है नेताओं में, अधिकारियों में, सरकार के अन्य कर्मचारियों में कितनी जागरूकता सिटीजन चार्टर को लेकर ये किसी को नहीं मालूम, इसका लेवल ही नहीं मालूम। सेवाओं का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है। अगर ये सेवाएं कर रहे हैं, जन सेवक बने हुए हैं, तो ये मूल्यांकन करने का आधार तो मालूम होना चाहिए कि इनका मूल्यांकन, इन्होंने इस संपत्ति को, एक जिला अधिकारी बनते ही करोड़ों अरबों की संपत्ति में आया था, वो कैसे आया,
ये तो मूल्यांकन होना चाहिए ना, तो ये भी मूल्यांकन नहीं है। सेवाओं का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है ये कोई बात नहीं कही गई है। कोई भी शिकायत की जाती है तो उसका निवारण कैसे किया जाता है, डाल दो पोर्टल पे, निस्तारण हो जाएगा। थाने में आएंगे, थाने से रिपोर्ट, आप थाने में आएंगे, थानेदार फटकार देगा आपको, वहां का कांस्टेबल ही फटकार देगा और इतनी बुरी तरीके से आपको हड़काएगा कि आपको द्वारा जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो हो गया आपका निवारण और कोई उसमें टॉपिक ही नहीं उठेगी। तो ये गुड गवर्नेंस में बाधाएं हैं। वीरप्पा मोइली साहब ने गुड गवर्नेंस में ये बाधाएं बताई कि दीज आर द ऑब्स्टेकल इन गुड गवर्नेंस। इस गुड गवर्नेंस को यह एक्टिव करना है तो सरकार को चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। और बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे लिखा गया कि गवर्नमेंट को सिटीजन के परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना चाहिए और वो परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का सही तरह नहीं है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम प्रभावी तरीके से यानी इफेक्टिव वे में लागू हो, वो गवर्नमेंट के पास में इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं हो पाता। यहीं पर यह हमारे लिए एक प्रश्नवाचक का चिन्ह बना हुआ है जिसको आज नहीं कल नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार से रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो उसके साथ में शिकायत करनी पड़ेगी, अपनी वेदना और पीड़ा को बताना होगा। ये सभी काम जब होंगे तो हमें लगेगा कि हम गुड गवर्नेंस में चल रहे हैं, तो भारत का एक समुन्नत तरीके से विकास होगा। अब दूसरा टॉपिक, क्योंकि गुड गवर्नेंस पूरा समाप्त हो चुका है, अब दूसरा टॉपिक कल आपका आएगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जनता को क्या बताया गया है, डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक है, राजतंत्र क्यों घातक था, डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक है, कहाँ से डेमोक्रेसी की मूल धारणा उठी, इसके विषय में हम विस्तार से विवेचना करते हुए पढ़ेंगे। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि YouTube ने मुझे 50 लोगों में चुना है, जिसके वजह से मैं आपको सब कुछ जानकारी डिटेल में दूंगा। कल तक के लिए आपका धन्यवाद। कल मैं आपको डेमोक्रेसी पर विस्तार से ले चलूंगा। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म यानी दिव्य एजुकेटर्स चैनल अच्छा लगा, तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।